नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पक्ष और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा विरोध प्रतिरोध चलता है। दोनों तरफ से हमले भी होते हैं, आरोपों के हमले होते हैं, जबानी हमले होते हैं, विरोध होता है और जमकर विरोध होता है। एक तरफ आरोप लगते हैं, एक तरफ उसका जवाब दिया जाता है। यह बड़ी पुरानी परंपरा रही है, हमेशा से रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनका भी विरोध हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक हर प्रधानमंत्री का विपक्ष विरोध करता है और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को साधने की भी कोशिश करती है। इन विरोध प्रतिरोध के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक कॉर्डियल रिलेशन हमेशा देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा क्या हुआ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक विरोध है, वो कह सकते हैं कि एक नए लेवल पर पहुंच गया। बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो राजनीति में दुश्मनी ज्यादा हो गई है। मैं दुश्मनी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से इस वक्त देश में सरकार और विपक्ष के बीच जंग चल रही है, वो वास्तव में एक चिंता का विषय है। अब सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष को कोई सुनवाई नहीं होती। ये सारे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष सरकार का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो दरअसल भारत का विरोध करने लगा है, देश का विरोध करने लगा है। और इसीलिए इन रिश्तों में इतनी खटास, इतनी कड़वाहट आ गई है। और ये जो खटास, ये कड़वाहट है, ये इस लेवल पर पहुंची है कि आज किरण रिजिजू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, उनको कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो खतरनाक व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के एंटी इंडिया जो उनके संबंध हैं, उसको लेकर भी किरण रिजिजू ने सवाल उठाए। अब कांग्रेस की तरफ से स्वाभाविक रूप से इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस कह रही है पहले भी तो विपक्ष इस तरह से करता था। अब ये सवाल उठाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि पहले भी विपक्ष था, पहले तो इस तरह से सरकार की तरफ से आरोप नहीं लगता था। लेकिन पहले ऐसा भी नहीं होता था कि देश तरक्की करे और विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेता की तरफ से भारत की तरक्की पर भी इस तरह के बयान दिए जाएं जो भारत की तरक्की को नजरअंदाज न सिर्फ करते हो बल्कि भारत को दुनिया में नीचा दिखाते हो। ऐसा भी हमने राजनीति में कहीं नहीं देखा था। और इसीलिए यह जो इंटरव्यू है, इस पर आज चर्चा जरूरी है कि आखिर किरण रिजिजू ने किस आधार पर राहुल गांधी को कहा खतरनाक है वो, और जो विपक्ष कह रहा है उसमें कितना दम है। आज इस पर चर्चा जरूरी है और इसी को लेकर आज की डिबेट होगी दो टूक में। मेरा आज का विषय राहुल की नीति, देश विरोधी राजनीति। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किरण रिजिजू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने संसद में जो कुछ हुआ, संसद में जिस तरह से जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो है लगातार बवाल हुआ, न सिर्फ संसद के अंदर, संसद के बाहर, इस सब के बाद आज किरण रिजिजू ने एक बड़ा हमला बोला है। और अकेले किरण रिजिजू नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आए, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर कुछ बड़े आरोप लगाए कि नक्सलवाद, माओवाद की जो हैं ये लोग उनकी नीति पर चल रहे हैं। तो दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले किरण रिजिजू ने क्या कहा सुन लीजिए, और कांग्रेस की तरफ से उसका किस तरह से प्रतिकार किया गया सुनिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है।
आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना, मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स हैं या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिक फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज संसद को रोकते थे जब विपक्ष में थे, तो क्या वो एंटी इंडिया थे? ये किरण रिजिजू भूल जाते हैं कि कभी ये भी विपक्ष में थे और इन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ये विपक्ष में आने वाले हैं। और संसद चलाने के लिए पहली शर्त होती है कि चर्चा से सरकारों को भागना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती है। आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को इंटरनेशनल बता रहे हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है किरण रिजिजू जी। हमारी आपकी वैकल्पिक प्रस्थापनाएं हो सकती है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और देश के दुश्मन तो कतई नहीं है। और जो जो इनसिक्योर सरकार होती है, असुरक्षित सरकार, वो ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का ये फॉर्मूला लेके आती है। इसमें राहुल गांधी की और विपक्ष के लोगों की असुरक्षा नहीं दिख रही है, आपकी इनसिक्योरिटी दिख रही है। इधर का जो सक्सेस है वो सक्सेस वो जिन लोगों को देखने के लिए नहीं होता है, तो ये भारत सरकार के, मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के विरोध के करते करते वो भारत का ही अचीवमेंट विरोध नहीं करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए, सीधे सीधे कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गए हैं, खतरा बन गए हैं राहुल गांधी। ये देश के संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। अब इतना बड़ा आरोप लगाया है तो फिर इस पर चर्चा जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है कि इन आरोपों में आखिर कितना दम है और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। मेरे साथ एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। 1.5 मिनट आरपी सिंह और निखिल जैन आप दोनों को दे रहा हूं। आरपी सिंह जी, आज पहला सवाल आपसे है। देश के विपक्ष के नेता को मंत्री जी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बता रहे हैं, खतरनाक इंसान बता रहे हैं। क्या ये लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं हुआ? क्या विपक्ष से विरोध संभव है? होता ही, विपक्ष से विरोध तो होता ही है, लेकिन विपक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का, विपक्ष के नेता के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग क्या ये उचित है? अशोक जी, जो विपक्ष का नेता कहे कि हमारी इकॉनमी डेड इकॉनमी है, उसको क्या कहेंगे? निखिल जैन बैठे हैं कि पिछले साल जितना कमाते उससे ज्यादा कमाते नहीं कमाते, ज्यादा सुख में जीवन है या नहीं इनका। आज ये फोन पर ही सब खाना मंगवा लेते, नहीं मंगवा लेते, यूपीआई करते नहीं करते, तो क्या कहेंगे उस नेता के बारे में? जो नेता विदेश जाकर एक सिख बच्चे को कहे कि तुम्हें भारत के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन के तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब वो नेता कह रहा था जिसके पिताजी ने दिल्ली के अंदर 3 सिखों का कत्ल करवाया, वह कह रहा था कि तुम्हें देश के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। जो विदेश जाकर यूएस और यूरोपियन कंट्री से जाकर के आप भारत में इंटरव्यू करो, भारत में बहुत हालत खराब है, भारत में बड़ी दिक्कत है, आप इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे भारत के अंदर? तो वो देश हित की बात करें, देश के विरोध की बात करें या देशद्रोह वाली बात करें, मतलब आप विदेशी ताकतों को करें कि भारत में आकर इंटरव्यू करो। एक यूएस सेनेटर है इल्हान ओमर, उनके बारे में गूगल सर्च मार लेना चाहिए, निखिल समझदार हैं, वो
खूब गूगल डिबेट में गूगल सर्च खूब मारते हैं, प्रिंट भी दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा निखिल जी जरा जानकारी ले लीजिए ये कि इल्हान उमर के क्या बयानबाजी है, क्या कहती है इल्हान उमर भारत के बारे में, उनके साथ जाकर गलवकड़ी होना, मतलब उनसे जाकर मिलना, मेलजोल करना, उनसे बातचीत करना, उनसे व्यवहार करना। हमारे वहां पर हमारे पक्ष वाले बेंजामिन Okay. गिलमैन से कभी उससे मिलना नहीं हुआ जो भारत के पक्ष की Okay. बात कर। मैं तो एक ऐसे कई सारे लोग हैं। जी, जी, तो जी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं समय फिलहाल एक सेकंड बस एक सेकंड और धारा 370-35 से हटाएगी तो कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं। एग्जैक्टली सेम बरबटम इमरान खान ने कोट कर कर कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में खून की नदियां बह रही हैं, और कहां कहा, यूएन में जाकर कहा। ओके, ठीक है, ये ये क्या ठीक है, इन सारी बातों को मैं रखने का मौका दूंगा। फिलहाल 1.5 मिनट से ऊपर हुए, इसलिए मैं थोड़ा समय जो है 1.5 मिनट के ऊपर मैं निखिल जैन को भी दूंगा। निखिल जैन, देखिए ये जो कुछ आरपी सिंह जी कह रहे हैं उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो हवाई बातें हैं, वो सब हमने पिछले कुछ सालों में लगातार देखा, बार बार देखा। और ये कोई, मुझे नहीं मालूम ये संयोग है या प्रयोग है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो जिस तरह के बयान देते हैं, विदेशी उसमें सुर्खियां बनती है। भारत में जब कुछ अच्छा होता है तो अब राहुल गांधी जिस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, वो सब देख के लगता है कि भाई मोदी का विरोध ठीक है, सरकार का विरोध ठीक है, लेकिन आप वास्तव में मोदी और सरकार का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं, तो फिर ये चिंता तो स्वाभाविक है ना। अशोक जी, ये धारणा भाजपा के मित्रों द्वारा हमेशा बनाई जाती है कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत से बाहर जाके भारत के खिलाफ धारणा बनाते हैं, लेकिन आप उनका कोई भी बयान या स्पीच उठा के देखेंगे, उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना जरूर करी है, नरेंद्र मोदी की आलोचना करी है, लेकिन भारत को हमेशा सराहा है। आपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा कि पहले ये कभी नहीं होता था कि विपक्ष भारत की तरक्की से विरोध जाहिर करे, विपक्ष भारत की तरक्की से विरोध नहीं जाहिर करता था। ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी जैसे कुछ नेता थे जो दुनिया में भारत से बाहर जाके कहते थे कि हमें बुरा लगता है हम भारत में पैदा हो गए, पर ठीक है, कुछ कुछ नेताओं के कुछ कुछ बयान रहेंगे। लेकिन पूर्व की अगर हम अब इतिहास की हम बात करें तो ऐसा भी कभी नहीं होता था कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की उनकी बहन के साथ तस्वीर दिखा के अभद्र टिप्पणी करी जाए और यह दिखाया जाए कि इन दोनों का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप है। ऐसा भी कभी नहीं होता। संसद परिसर में ये करा है भारत सरकार के एक मंत्री ने। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक पूर्व महिला प्रधानमंत्री का चरित्र हरण संसद के पटल से एक सांसद सत्ता पक्ष का करे और उनके बेडरूम की बातें करे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी दल को एंटी नेशनल कहा गया हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि रिपब्लिक डे में 5वीं पंक्ति में नेता प्रतिपक्ष को बिठाया गया हो। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष के एक सांसद ने विपक्ष की एक महिला सांसद को, जो कांग्रेस की नहीं है, उन्हें संसद के पटल से नगर वधू कहा और एक और पुरुष सांसद को कटुआ, अलगाववादी और अभद्र तरीके की उन पर टिप्पणी करी गई। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री जो है वो नेता प्रतिपक्ष के सवाल पूछने को एंटी नेशनल बता दे। तो बहुत कुछ नया नया हो रहा है पिछले 10-12 सालों में, और उसमें जितनी गलती कांग्रेस की है उससे बहुत 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 ज्यादा गलती भाजपा की है। संसद चलाना सरकार का दायित्व है, विपक्ष का समर्थन रहता है, लेकिन अगर सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहे, प्रधानमंत्री संसद में आने से बचने के लिए ये बोले कि विपक्ष की महिला सांसद जो थी वो मुझे बूटा काट लेंगी, अप्रिय घटना हो जाएगी, और ये तो खैर प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, ये तो स्पीकर साहब ने कहा, तो जाहिर सी बात है ये कटुता बढ़ेगी। और लास्टली आरपी सिंह साहब ने एक ऐलान उमर का जिक्र करा। देश की परंपरा रही है कि विपक्ष के और सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता हर धड़े के नेताओं से कूटनीतिक कारणों पे मिलते हैं, दुनिया भर के नेताओं से मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जाके नवाज शरीफ को गले लगाया और उनके साथ उनकी बेटी के विवाह के कार्यक्रम में शरीक हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, एंटी नेशनल है। अरे प्रधानमंत्री हैं देश के, एक और देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, उस पर टीका टिप्पणी राजनीतिक जरूर हुई, लेकिन किसी ने एंटी नेशनल नहीं कहा। ओके, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए निखिल एक अच्छे वकील की तरह कुछ चीजें घुमा गए। प्रधानमंत्री जी जब नवाज शरीफ से मिलने गए तो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। ऐलान उमर स्टैम्प्ड एंटी इंडियन सेनेटर हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वो कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या इन्होंने उस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया था? क्या नहीं उठाया ना ऑब्जेक्शन। और यही नहीं, मतलब ये एक इसी जगह मामला खत्म होता तो हम मान लेते कि बात ठीक थी, पर वो जो खालिस्तानी है वो इनकी तारीफ करते हैं, इनके तारीफ का पुल मानते हैं, पन्नू नाम का खालिस्तानी है, तो तब तो कभी नहीं कहते। ये खालिस्तानी हिंदुस्तान में भी है जो जेल में आजकल। जो एग्जैक्ट बयान राहुल गांधी देते हैं, राहुल गांधी की खासियत है, ये बयान ऐसे देते हैं जो ऐसे ही लोग उठाते हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट,
सो एग्जैक्टली वही बयान वही कहते हैं अमरजीत, जो सॉरी उसका क्या खालिस्तानी जो जेल में है वो भी यही बयान देते हैं। और वो कहते हैं कि सिंस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज सेइंग इंडियाज यूनियन स्टेट, सो इंडियाज यूनियन स्टेट, सो पंजाब हैज अ राइट ऑफ हैविंग अ डिफरेंस विद द यूनियन, विद द स्टेट, विद द कंट्री। वो ये बोलते हैं। तो अब ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि उनके बयान ही पकड़े जाते हैं और उनके बयानों को ही वो लोग यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राहुल गांधी ने आज तक वो जो एग्रीमेंट अंगूठा काट कर दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, वो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आए। ले आएंगे तो हम मान लेंगे कुछ बात है, सही है, ठीक है। और राजीव गांधी फाउंडेशन की ओर से पैसे किसको मिले थे, सॉरी चाइनीज एम्बेसी की तरफ से पैसे किसको मिले थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में मिले थे, नहीं मिले थे? सिर्फ चाइनीज एम्बेसी से नहीं मिले थे सर, जाकिर नाइक से भी पैसे मिले थे। वो जाकिर नाइक जाकिर नाइक से तो मिले थे, जो एक नहीं जाकिर नाइक से मिले। मैं तो जो अगली बात कह रहा था कि डोकलाम जब हो रहा था तब छुपके छुपके जाकर यहाँ पर चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाकर रात को मतलब भोजन कर, मैं चाउमीन नहीं कर रहा, तो भोजन करते हैं, फिर छुपाते हैं, फिर एक्सपोज हो जाते हैं, फिर फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में आती है। ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं कोई कहीं ना कहीं बड़ी कोई एक प्लान है। मैं भी अभी अलग अलग आपके डिबेट में आगे चलकर आगे बताऊंगा, अलग कोई गेम प्लान चल रहा है कि किस प्रकार से। ठीक है, मैं गेम प्लान अगर आप कह रहे हैं तो आरपी सिंह जी आपको गेम प्लान बताना भी चाहिए देश को। मैं उम्मीद करूंगा आप हाँ, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। आप वो गेम प्लान क्या है मैं चाहूंगा वो भी आप, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो गेम प्लान क्या और उस गेम प्लान को लेकर कोई सबूत भी हो, सब भी बताना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि भाई ये तो स्वाभाविक रूप से है, लोग जाते हैं तो मिलते हैं। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री से मिलने गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जाएं और सिर्फ भारत का विरोध करने वालों से, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैंने लंबी लिस्ट है, मतलब एक तो ऐलान उमर की बात कही, ठीक है ना, उसके बाद जो है और कौन, जेरेमी कॉर्बिन कौन है? ये जेरेमी कॉर्बिन है जो कि पाकिस्तान का पक्ष लेता है, ये कहता है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पक्ष लेता है जेरेमी कॉर्बिन। फिर उसके बाद जो है, और आपको बता दूं, डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू से मिलते हैं वो। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में बांग्लादेश के ऐसे पत्रकार होते हैं जो सेल्फी खींच के डालते हैं, जिनका घोषित रूप से स्टैंड है कि वो अमेरिका में, अमेरिकी व्हाइट हाउस के अंदर चुन कर भारत विरोधी सवाल पूछते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने प्लांट कर रखा है कि वहां पे बैठो राष्ट्रपति भवन में, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में, और जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत को नीचा दिखाने वाले सवाल करो। ऐसे लोग एक नहीं है, ऐसी लंबी श्रृंखला है। तो सवाल यह कि राहुल गांधी को चुन कर ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? यह सवाल तो उठेगा ना, बड़ा लाजमी तौर पर उठेगा। अशोक जी, जब भी दुनिया के कोई भी बड़े देश के सांसद, सेनेटर भारत पे सवाल उठाएंगे, जहां पर भारत की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाएंगे, कश्मीर पे सवाल उठाएंगे, मेरा मानना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष सबकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें समझाएं कि कश्मीर के मसले में हम सही हैं और पाकिस्तान गलत है। आप पाकिस्तान का समर्थन करना बंद कीजिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सरकार ने डेलीगेशन भेजी, उसमें विपक्ष के, कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के, भाजपा के सबके सांसदों ने जाके भारत का पक्ष रखा। जब राहुल गांधी यही पक्ष इल्हान उमर या किसी और के साथ रखते हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्यों होती है, समझ नहीं आता। दो छोटी सी बातें और, आरपी सिंह साहब ने बोला कि राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन। मतलब ऐलान उमर को ये बताने गए थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। सुनिए, अब सुनिए तो सही, आपने बड़ी दिलचस्प बात की। तो आप जो कह रहे हैं उसका भाव ये है कि राहुल गांधी ऐलान उमर को यह बताने गए थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अरे ऐलान उमर को क्या, वो उमर खालिद को तो समझा नहीं पाए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो वो ऐलान उमर को क्या समझाएंगे? वो उमर खालिद जो दंगों का आरोपी है, जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए, वो उमर खालिद जिसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो उमर खालिद जो कहता कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसी उमर खालिद के बचाव के लिए राहुल गांधी खड़े होते हैं। और आज मुझे बड़े शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है, किरण रिजिजू ने एक बात जो कही थी वो बड़ी सही कही थी। किरण रिजिजू ने कहा इस देश में एक वर्ग है, 12-15%, 20% एक वर्ग है जो राष्ट्र विरोधी है, और ये गलत नहीं कहा था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक मिनट सर, एक मिनट, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है जो कहते हैं मेरे 140 करोड़ भारतीय, मेरे 140 करोड़ भारतीय, मैं उनके लिए काम करूंगा। 140 करोड़ भारतीय, इन 140 करोड़ भारतीयों में 10, 15, 20% भारत विरोधी एंटी है, एंटी इंडिया है।
जो दूसरों से पैसा लेकर काम करते हैं। वरना इस देश की प्रेस क्लब के अंदर उमर खालिद के ऊपर किताब रिलीज होती। ये इस देश की प्रेस क्लब में, नई दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब में वो उमर खालिद जो अपराधी है, जो आरोपी है, जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, जो कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, उसके लिए जो है एक अल जजीरा के काम करने वाला। और अल जजीरा क्या है यह भी जरा देख लीजिए, किस तरह से आतंकवादियों को महिमा मंडन करता है। उसी अल जजीरा में काम करने वाला एक पत्रकार जो है बुक रिलीज करता है महिमा मंडन करती हुई, किसकी? उमर खालिद की। और यही राहुल गांधी का इकोसिस्टम है। यही ये बात किरण रिजिजू ने कही कि यही इकोसिस्टम है राहुल गांधी का, जो 15-20% एंटी इंडिया है ना। और ये जो चेहरे आपको दिखे ना यहां पर प्रेस क्लब में, वो सारे आपको दिखेंगे। राहुल गांधी का इकोसिस्टम यही है, कांग्रेस का इकोसिस्टम, विपक्ष का इकोसिस्टम यही है कि उमर खालिद के लिए ताली बजाओ, उमर खालिद को कह रहे तो लड़का है, ये तो बच्चा था, इसलिए तकलीफ होती है। बोलिए अशोक जी, क्योंकि आपने आतंकवादियों का जिक्र करा, उनकी महिमा मंडन का जिक्र करा, तो मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि देश में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हुआ भिंद्रनवाला, जिसने खालिस्तान के लिए आर्म्स उठाए, भारत सरकार से लड़ाई करी। उसी के समर्थकों ने एक प्राइम मिनिस्टर की असैसिनेशन करी, एक चीफ मिनिस्टर की असैसिनेशन करी। लेकिन उसी भिंद्रनवाले का महिमा मंडन कौन करता है? मजिंदर सिंह सरसा, बीजेपी के दिल्ली सरकार के मंत्री। रवनीत बिट्टू, जो आज बीजेपी की भारत सरकार में एक यूनियन मिनिस्टर है। और ये वही रवनीत बिट्टू हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले संसद परिसर में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष एक कश्मीरी ब्राह्मण और कई और सिख सांसदों को देश के दुश्मन बताया। बीजेपी ने कहा कि अरे राहुल गांधी ने सिख समाज को देश का दुश्मन बता दिया। क्या आपने बोला? सर, राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण हैं। चलिए, अगर मैं उस पे नहीं जाना चाहता, मैं उस पे आपने क्या बोला? मुझे जरा स्पष्ट कीजिए, आपने क्या बोला? राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण? नहीं सर, गांधी छोड़ दीजिए ना। जिनके महात्मा गांधी का अपमान ना कीजिए, जिनके महात्मा गांधी का अपमान ना कीजिए। आपको राहुल गांधी के बारे में फिरोज गांधी की कब्र कहाँ है सर? महात्मा एक मिनट सर, फिरोज गांधी की कब्र कहाँ है? इंदिरा गांधी सर, फिरोज गांधी की कब्र कहाँ है? वहीं से गांधी का नाम। सर एक मिनट, फिरोज गांधी का राहुल गांधी से रिश्ता बताइए देश को, और फिरोज गांधी की कब्र क्या है ये भी बताइए। नहीं सर, फिरोज गांधी को महात्मा गांधी ने अपना नाम गांधी दिया था, तो महात्मा गांधी पे तो अरे तो नाम दिया था, फिर वो कब्र में कैसे पहुंच गए सर? अगर वो गांधी थे, एक मिनट, अगर वो गांधी थे, महात्मा गांधी के वंशज थे, तो मुझे दो चीज बताइए, महात्मा गांधी की भी कोई कब्र है क्या? या फिर फिरोज गांधी कब्र में क्यों है? सर, फिरोज गांधी कौन सी कब्र में? अरे पारसी थे, कुछ छोड़िए ना, मैं तो सीधा अरे भाई पारसी थे, वो कब्र में क्यों है भाई? उनकी कब्र क्यों है? मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। सर, पारसी थे जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना नाम दिया था। और क्या हम ये कब्र का मुद्दा उठाएंगे या ये मुद्दा उठाएंगे कि भारत सरकार का एक मंत्री है जो भिंद्रनवाले का महिमा मंडन करता है, आतंकवादी का मैंने तो मुद्दा नहीं उठाया सर, मैंने तो मुद्दा उठाया ही नहीं सर। मुद्दा तो आपने उठाया कश्मीरी ब्राह्मण। आपने इतना जोर से बोला कश्मीरी ब्राह्मण, मुझे झटका लग गया। मैंने कहा भाई इसका जरा चलो फैक्ट चेक कर लेते हैं, कौन से कश्मीरी ब्राह्मण इस देश में हैं जिनके पुरखे जो है वो कब्रों में रहते हैं? मुझे नहीं मालूम, ईश्वर उनको शांति दे। लेकिन ठीक है, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी खालिस्तान पर आ जाते हैं, छोड़ दीजिए। राहुल गांधी क्या है मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि उसमें धागे खुलेंगे तो लंबे खुलते जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन आरपी सिंह बिट्टू साहब पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों वो भिंद्रनवाले का महिमा मंडन करते? आरपी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जब बिट्टू ने भिंद्रनवाला का महिमा मंडन किया था वो कांग्रेस पार्टी में थे, आज नहीं कर सकते। तो आपने ले क्यों लिया उन्हें? तो लिया आपने जरूर निखिल जी, हमने तो निकाल दिया ना आपको। तब वो कांग्रेस पार्टी में था और आज नहीं कर सकते वो। और उन्होंने अगर किया होगा तो मुझे पता नहीं, मतलब मेरे ध्यान में नहीं, परंतु आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। परंतु कांग्रेस पार्टी में रहते, कभी कुछ किया तो किया, हमारी पार्टी में आकर इस प्रकार की कोई सोच रख नहीं सकता। परंतु जो मूल बात पर चलते हैं, जब 2017 का जब डोकलाम हो रहा था, उस समय वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ डोकलाम के युद्ध के चलते और चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे रात को, क्या चुपके क्या काम हो रहा था उस समय, ऐसी क्या गुपचुप मीटिंग हो रही थी, वो समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि वो चाइना से जो पैसे आए, वो चाइना के जो सोर्सेस से पैसे आए और राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों गए, उसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। इसका जवाब नहीं दिया कि वो जो MOU साइन किया था वो अब तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लेकर आया आज तक। वो
ओके, मुझे एक मिनट निखिल जी रुकिए, अभी जवाब मुझे दे दूं? एक मिनट मुझे ब्रेक से पहले दो मेहमानों का और कमेंट लेना है। उससे पहले मैं एक फैक्ट देश के सामने रखना चाहता हूं, फिर उसके बाद आता हूं। अशोक यादव जी कमेंट भी करेंगे और मैं देश के सामने एक जानकारी भी रख दूं। हिंडनबर्ग सबने नाम सुना होगा, राहुल गांधी के नाम मुंह से ही नाम सुना था। इस हिंडनबर्ग को भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस का एक पपेट बताया जा रहा था, इस हिंडनबर्ग को। और राहुल गांधी के एक प्रिय पत्रकार हैं, क्या नाम है उनका, रवि नायर, राहुल गांधी के प्रिय पत्रकार हैं। राफेल पर एक झूठी किताब राहुल गांधी ने को भेंट की गई और रवि नायर जो है वो झूठी किताब लेकर के उस रवि नायर की एक झूठी राफेल पे झूठी किताब, वही राफेल जिसके लिए राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी थी, तो उसके लिए किताब भी ली थी। और इन्होंने जो है वॉशिंगटन पोस्ट में क्या क्या खबरें भारत के खिलाफ प्लांट की थी कि अडानी का ये, अडानी का वो, और ये जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया, मोदी अडानी मोदी अडानी। और आपको मैं लेटेस्ट खबर दे दूं 2 दिन पहले की, इस रवि नायर जो है इसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है डेफेमेशन के मामले में, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के ट्वीट करने, आर्टिकल लिखने के लिए जो है बाकायदा कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। ये रवि नायर राहुल गांधी का प्रिय पत्रकार, तो एक उनका प्रिय पत्रकार वो जो है वो बांग्लादेश में है, राहुल जी का, जो भारत विरोधी एजेंडा सेट करता है व्हाइट हाउस में, और एक भारत का प्रिय पत्रकार जो है वो बाकायदा वो डेफेमेशन के केस में, और उनके प्रिय जो हैं, एक उनका प्रिय जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक राहुल गांधी का प्रिय जो कन्हैया कुमार वो जो है पार्टी में, और दूसरा उनका प्रिय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो उमर खालिद जो है वो जेल में है, जिसके लिए किताबें छप रही हैं। अशोक यादव जी, अब इन सबको साथ रखेंगे, इन सब के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो फिर हम तो आवाज़ उठाएंगे ना। देखिए अशोक जी, बड़ा समस्या ये है कि अभी एक श्लोक है, बड़ा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पांडव गीता का श्लोक 28वां श्लोक है वो, कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये गंधारी ने कहा था भगवान कृष्ण की स्तुति में। आज पूरा भाजपा इकोसिस्टम ये श्लोक जानते किसके लिए पढ़ रहा है? मोदी जी के लिए। तुमेव माता च पिता तुमेव, मोदी जी देश हैं, मोदी जी सनातन है, मोदी जी हिंदुत्व हैं, और मोदी जी सब कुछ हैं। अगर आपने मोदी जी का विरोध किया तो ये जो भाजपा इकोसिस्टम है आपको देश का विरोधी साबित कर देगा, आपको एंटी नेशनल साबित कर देगा, आपको एंटी सनातनी साबित कर देगा, आपको एंटी हिंदुत्व साबित कर देगा। ये पूरा इकोसिस्टम इसमें लगा हुआ अशोक जी। लेकिन मोदी जी देश नहीं है तो देश को भी पता है। मोदी जी अगर देश रहते तो काशी में उनके 3,27,000 वोट कम हो गए खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी एक चुनी हुई सरकार के मुखिया है, वो देश के प्रधानमंत्री, जितना आपके प्रधानमंत्री उतना मेरे प्रधानमंत्री। लेकिन अगर संसद में कोई विपक्ष का नेता आवाज उठाएगा, उसको तमाम ऐसे चीजें ला करके एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देश की जनता तो देख रही ना अशोक जी। LIC का एक स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वही स्थिति भाजपा की, RSS की है। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी। क्या? देश के साथ गद्दारी, अंग्रेजों के साथ दलाली, देश के साथ गद्दारी, अंग्रेजों के साथ दलाली। हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव थे महात्मा गांधी की विचारधारा सत्य और अहिंसा है। भाजपा ने क्या किया? झूठ और हिंसा। हमारे देश की विचारधारा थी सरदार पटेल, जिन्होंने अनेक रियासतों को, छोटी छोटी रियासतों को जोड़ के राष्ट्र बनाया। भाजपा क्या करती है? हमारे देश को विघटनकारी नीतियों के तहत तमाम जाति वर्ग में, तमाम धार्मिक वर्ग में, तमाम नफरत फैला करके अलग अलग वर्गों में बांटने का प्रयास कर रही। संत को संत से लड़ा रही, सनातन को सनातन से लड़ा रही, पीडीए को पीडीए से लड़ा रही। किसको छोड़ रही है भाई? और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा देशभक्त भाजपा। आपने जितना एग्जाम्पल दिया, जॉर्ज सोरोस और क्या क्या तमाम बातें, ये सब उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। मैंने दिया कि विपक्ष के लोगों को, ये मैंने दिया। अशोक यादव सुनिए, आपको फ्री हैंड मैंने दिया बोलने के लिए। ये खबर अशोक श्रीवास्तव ने नहीं छापी है ना, ये भाजपा ने छापी। और ये खबर क्या जानते हैं? ये खबर कहती है, पाक डॉजियर टू UN राइट बॉडी कोर्ट्स राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला रिपोर्ट्स। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के डॉजियर के अंदर जो वो भारत के खिलाफ डॉजियर तैयार करता है, उसके पहले पन्ने पर राहुल गांधी का, भारत के विपक्ष के नेता का बयान है। ये डॉजियर क्या बीजेपी ने तैयार किया? ये डॉजियर क्या अशोक श्रीवास्तव ने तैयार किया? यहां करण वर्मा बैठे, उन्होंने तैयार किया? ये डॉजियर पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, और इसके लिए फ्यूल कौन दे रहा है? भारत का विपक्ष दे रहा है। और आपने कहा मोदी जी ये, मोदी जी वो। अरे सर, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर पार्टी के लिए अपने नेता ना, अभी मैं आपको बोल दूंगा ना, अभी अखिलेश यादव जी आ जाएंगे, आप उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे।
शरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। वो अखिलेश यादव, अभी मुलायम सिंह यादव का नाम लूंगा ना तो फिर आप कहेंगे कान पे हाथ रखे मेरे गुरुदेव थे। वो वही है, सनातन की बात कर रहे हैं आप, वही मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कहा 16 मरवाए कार सेवक, और होता तो और मरवा देता। सर ऐसी बातें आप लोग जब करते हैं ना, मुझे कई बार हंसी भी आती है और कई बार लगता है कि आप लोग एक होता है राजनीति में यू टर्न और आप लोग होता है गोल चक्कर। आप लोग गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, मतलब यहां से सनातन को गोली मारेंगे फिर घूमकर सनातनी बन जाएंगे, फिर यहां से गोली मारेंगे सनातन को, गाली देंगे सनातन को, राम मंदिर को गाली देंगे, फिर घूमकर राम भक्त बन जाएंगे, यहां से कृष्ण को गाली देंगे फिर घूमकर कृष्ण भक्त बन जाएंगे। तो आप लोगों की जिंदगी में यू टर्न भी नहीं होता सर। आप लोग तो गोल चक्कर में घूमते हैं और जनता को सोचते हैं कि जनता इतनी बेवकूफ है कि आप चक्री घुमाएंगे जनता आपकी चक्री में घूम जाएगी। लेकिन जनता ना फिर फैक्ट्स देखती है, और जब अशोक श्रीवास्तव दो टूक में फैक्ट्स रखता है, मेरे फैक्ट्स का जवाब हो तो मुझे बता दीजिए जर्मी कॉर्बिन कौन है, जरा देश को बता दीजिए। और मुझे बताइए इल्हान उमर और जर्मी कॉर्बिन से मिलने की जरूरत क्यों पड़ती है, डोनाल्ड लू से मिलने की जरूरत क्यों पड़ती है, और भारत के बारे में जाकर यह कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो गई है, यह कहने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों पड़ती है? बताइए जरा। वही राहुल गांधी जो भारत की अर्थव्यवस्था से पता नहीं कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, उसी को कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। तो फिर ये सवाल नहीं पूछेंगे हम क्या? देखिए अशोक जी, देश अभी भी नहीं समझ पाया कि शी जिनपिंग को मोदी जी झूला क्यों झुला रहे थे। आज भी देश नहीं समझ पाया, ये देश नहीं समझ पाया नवाज शरीफ को बिरयानी। अरे मैंने जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए ना सर। वो प्रधानमंत्री है, एक मिनट सर, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट 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 ना अशोक यादव जी सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो करता है उसके ऊपर अगर आप सवाल उठाएंगे तो बहुत सवाल उठाएंगे। सवाल ये उठता है कि शर्म अल शेख में क्यों मनमोहन सिंह ने लिख कर दे दिया था कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर आतंकी घटनाओं में उसके लिए हम माफी मांगते हैं, क्यों लिख कर दे दिया था? ऐसी चीजों में मत जाइए जहां पे मुश्किल हो जाए छुपना। मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल उठाया उन सवालों का जवाब देंगे, तर्कपूर्ण तरीके से जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर ऐसे ऐसे पन्ने खोलूंगा कि मुश्किल हो जाएगी। अशोक जी, आपने अभी राम भक्तों पर गोली चलवाने की बात की। निपेंद्र मिश्रा जी का वो इंटरव्यू आपको मैं भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार का आदेश नहीं था, ये अधिकारियों ने किया ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, मुलायम सिंह का आदेश, ये कौन सा इंटरव्यू है सर? कौन सा इंटरव्यू है निपेंद्र मिश्रा का? सर एक मिनट अशोक यादव जी, एक मिनट अशोक यादव जी, एक मिनट सर, एक मिनट। मैंने ऐसा, एक मिनट अशोक यादव जी, मैंने निपेंद्र मिश्रा का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जो आप कोट कर रहे हैं। प्लीज मैं एक मिनट सर, एक मिनट मैं एक ब्रेक, एक मिनट मैं करण वर्मा की एक टिप्पणी के बाद ब्रेक ले रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा आपके पास मेरा नंबर है निपेंद्र मिश्रा का। एक मिनट सर, आरपी सिंह जी एक मिनट रुक जाइए प्लीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी है। मैं निपेंद्र मिश्रा का वो इंटरव्यू देखना चाहता हूं जिसमें निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि नहीं मुलायम सिंह जी तो कह रहे थे कि राम भक्तों की सेवा करो, उनके ऊपर फूल बरसाओ, लेकिन मैंने गोली चलवा दी। जरा मुझे प्रभु वो इंटरव्यू दिखाइए, मैं ब्रेक के बाद इंतजार कर रहा हूं, और ब्रेक के बाद अगर मेरे पास वो इंटरव्यू नहीं आया तो मुझे लगता है कि फैक्ट चेक आपका हो चुका होगा, और अगर अच्छा होगा कि आप खुद कहेंगे कि मैंने भावावेश में आकर ये कह दिया था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। करण वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे। अशोक जी, आप मुझे लग रहा था भूल ही गए मुझे, आज 36 मिनट बाद आए आप मेरे पास। खैर, अब जब हमारे अशोक यादव जी कह रहे हैं बात, तो उनको मैं बता दूं, अगर मैं एक सेकंड के लिए उनकी बात मान लूं, मुलायम सिंह यादव 2017 में अपनी बहू की रैली में जाते हैं और वहां कहते हैं 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने होते तो मैं मरवा देता। ये आपको क्या लग रहा है? ये वो आदमी नहीं लग रहा आपको जो चाहता था मरे? ये लोग खुद बोल रहे हैं वो बात। और ये जो गैर देश ताकतों की बात कर रहे हैं, इन्हीं के जो लाल बिहारी यादव हैं, जरा इनसे पूछिएगा, विधान परिषद के हेड हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे पहलगाम भारत ने राजनीतिक ढंग से करवाया है भाजपा ने। अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं एंटी नेशनल की प्रकाष्ठा क्या होती है फिर? मतलब ऐसे ऐसे गजब के काम आप लोग करके बैठे हो, और यहां निखिल बैठे, मुझे पहले ही पता होता निखिल क्या बोलने वाले हैं। राहुल गांधी ने ये कभी नहीं बोला कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। 25 मई 2022 में राहुल गांधी ने बोला इंडिया इज नॉट अ नेशन but a union of states. It is a union of states. Okay, man. Not a nation. Article 1 of the Constitution. Not a nation. Article 1 of the Constitution. Please read some political theory, my friend. Do you understand what a nation is? एक सेकंड, एक रिस्पॉन्ड करिए, उनकी बात हो जाए, रिस्पॉन्ड कीजिएगा निखिल। अशोक जी एक सेकंड, मैं निखिल का झूठ बहुत अच्छे से पकड़ने में मैं उस्ताद हो चुका हूं। भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसमें कोई शक नहीं है, आर्टिकल 1 है, बिल्कुल सही। राहुल गांधी के स्टेटमेंट थे इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे प्रियम्बल में शब्द होता है नेशन, उसका वो एंटी नेशनल है जब ये बोलता है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। ही सेज आई वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट, फाइट द इंडियन स्टेट, ऑफेंसेस अंडर द स्टेट आता है बीएनएस के अंदर, पनिशेबल बाय लॉ है ये।
IAMC के लोगों से मिलता है वो। और ये सोनिया गांधी किस चीज की को चेयरपर्सन है अशोक जी? FDLAP, फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक। निखिल कह रहे थे ये समझाने जाते हैं। FDLAP की ये को चेयरमैन है जिसका ऑफिशियल स्टांस है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इससे ज्यादा क्लियर कट कुछ हो सकता है लिंक के तौर पे? गुरपतवंत सिंह पन्नू वहां पर इंदिरा गांधी की एफिजीज बर्न करता है, कहता है यहां पे सिख पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, और राहुल गांधी चुप रहता है, उसको वो इंडोर्स करता है और राहुल गांधी कुछ नहीं कहता है। यह आपको महज सहयोग लग रहा है? साफ साफ तौर पे अगर एंटी नेशनल ये नहीं है, मुझे पूछना है इन दोनों से कि एंटी नेशनल कौन होता है? लाल बिहारी यादव नहीं है और राहुल गांधी नहीं है तो कौन? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, सब ब्रेक के बाद आ रहा हूं, प्लीज ब्रेक के बाद आ रहा हूं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? जब कॉक ने ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेठा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास। है ना? जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से आज किरण रिजिजू का एक इंटरव्यू वायरल हो, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को सीधा सीधा कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा बन गया, चेतावनी बन गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक विरोध इस हद तक पहुंच गया है कि बीजेपी आज विपक्ष के नेता को इस इतना गंभीर आरोप लगा रही है, और इस आरोप में कोई दम भी है या फिर ये राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, लेकिन बीजेपी कहती है कि भारत के विरोध में अगर आप बयान देंगे, भारत के विरोध में आप जाकर लगातार खड़े रहेंगे, तो फिर आपको भारत विरोधी ही कहा जाएगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। RP सिंह जी जुड़े हैं, एडवोकेट निखिल जैन जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जुड़े हुए हैं, करण वर्मा जुड़े हुए हैं। बोलिए RP सिंह जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जी। अशोक यादव जी को एक ये ट्रिब्यून का पन्ना दिखाना है, ट्रिब्यून का। मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है आपको जी। ये ट्रिब्यून अखबार है 15 सितंबर 1998 का। ठीक। मुलायम सिंह यादव जी 2000 करोड़ रुपए मांग रहे थे पाकिस्तान के लिए कि हमने पोखरण किया, भारत ने, बेचारा पाकिस्तान कहां से अफोर्ड करेगा, बेचारा पाकिस्तान मुसीबत में आके 2000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो। सर,
आईना देखा करो कभी कभी। ये और मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैंने खबर भेज दी है इसलिए ये खबर आरपी सिंह जी ने खबर मुझे भेजी है, जो ये खबर ये पुष्टि करती है कि मुलायम सिंह जी ने बाकायदा कांग्रेस ने परमाणु विस्फोट किया भारत के विस्फोट के जवाब में। उसके बावजूद जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए, 2000 करोड़ रुपए देने चाहिए। और अभी करण जी ने FDL-AP का जिक्र किया। पता नहीं अशोक यादव जी आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन भारत की 2 राजनीतिक पार्टियां एंटी इंडिया FDL-AP की मेंबर हैं, 2 राजनीतिक पार्टियां, उसमें से एक कांग्रेस है तो दूसरी जो है वो समाजवादी पार्टी है। और मैं अशोक यादव जी आपके भी मैं व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा हूं, ब्रेक तो खत्म हो गया, लेकिन आपने नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी कह रहे थे फूल बरसाओ गोलियां मैंने चलवा दी। जरा उस आर्टिकल को भेज दीजिए। निखिल जैन बोलिए। अशोक जी, मेरे मित्र करण ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था इंडिया इज नॉट ए नेशन। अब यही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब आप केवल और केवल व्हाट्सएप से पढ़ें। अगर राजनीतिक दर्शन आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, तो नेशन की जो अवधारणा होती है वो एक ऐसा राज्य होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही संस्कृति होती है। नेशन स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट यूरोपियन, फ्रांस है जैसे, सब फ्रेंच हैं, सब क्रिश्चियन हैं। जर्मनी है जैसे, सब जर्मन बोलते हैं, सब क्रिश्चियन हैं। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे यहाँ भाषाएं अलग हैं, धर्म अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं। सर, आप भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को आप कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र एक भाषा से नहीं बना, भारत राष्ट्र जो है एक बोली से नहीं बना, भारत राष्ट्र जो है, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। ये आज से नहीं है। ये क्या बात कर दी आपने सर? बिल्कुल ये कांग्रेस में पढ़ाया जाता है क्या? हमारे यहाँ अलग भाषाएं और अलग धर्म हैं जो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में नहीं होता। नेशन स्टेट में भाषा भी एक ही होती है, धर्म भी एक ही होता है। किसने कह दिया आपको सर? ये कौन सा कॉन्सेप्ट? ये पॉलिटिकल सर आप लोग हमेशा सर कब तक मैकाले की कब तक जॉर्ज मैकाले की निक्कर पहनकर अंग्रेजों के चश्मे से भारत को देखते रहेंगे? जॉर्ज मैकाले की निक्कर उतार दीजिए। बोलिए करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट सर, करण वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे। नेशन की पूरी थ्योरी आपने बदल दी। बोलिए। देखिए, इससे ये पता लगता है अशोक जी कि ये लोग संविधान तो घुमाते रहते हैं, पढ़ा नहीं इनमें से संविधान किसी ने भी। मैं संविधान का प्रियम्बल की आखिरी लाइन जो है उससे जस्ट पहले वो कोट कर रहा हूं। फ्रिटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द, निखिल क्या होता है एंड द के बाद डैश? नेशन। नेशन शब्द प्रियम्बल में है और आप कह रहे हो नेशन है नहीं, और राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया इज नॉट ए नेशन। मतलब कि आपने संविधान ही नहीं पढ़ा। बात करते सिविलाइजेशनल की, हम तो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है ही और हमेशा से हैं, सनातन से हैं वो तो, पर नेशन तो प्रियम्बल में लिखा है, उसके बाद आप ये बहस कर रहे हो। सोचो जरा आप, मतलब बिल्कुल आज पता लग गया इनमें से किसी ने संविधान नहीं पढ़ रखा है। सर, और राहुल गांधी ने कह दिया है तो वो लाइन तो उस लाइन को पकड़ना पड़ेगा ना। लेकिन आप किसी एक मिनट आ रहा हूं, अशोक यादव जी वो मिल गया आर्टिकल तो मुझे प्लीज बता दीजिए। नृपेंद्र मिश्रा जी का अलग मीनिंग्स होते हैं। जब एक ही लाइन में कहा जाए इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रियम्बल में क्या है? प्रियम्बल में जो नेशन है दैट इज द लिंग्विस्टिक सेमेंट, that is the linguistic common parlance meaning. It is not the meaning in political theory. जब आप यूनियन ऑफ स्टेट्स और नेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो आप राजनीतिक दर्शन की बात कर रहे हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी मुझे एक और ब्रेक लेना। आरपी सिंह जी एक और ब्रेक लेना, एक मिनट। आरपी सिंह जी जल्दी। बहुत मुश्किल है ये चीज। ओके रुकिए एक मिनट। सर मुश्किल तो बहुत है। राहुल गांधी जो तर्क देते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। आप लोग कैसे समझ लेते हैं? इतने प्रखर विद्वान है, आप लोग समझ लेते हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आता कि किस तरह से कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये तर्क हमको कभी नहीं समझ में आता। आरपी सिंह जी बोलिए। मैं अगर इनकी परिभाषा से जाऊं, एक मिनट निखिल जी, एक मिनट। महाराजा रणजीत सिंह तो लाहौर में थे ना, उनका किंगडम लाहौर था और पंजाब के राजा थे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए सोना चढ़ाया, बराबर में ही काशी विश्वनाथ के लिए सोना भेजा। वो एक राष्ट्र की सोच कल्पना के हिसाब से। केदारनाथ के अंदर जो पंडे आते हैं, कहां से आते हैं आपको जानकारी है? बद्रीनाथ में पंडे कहां से आते हैं? केरल और तमिलनाडु से आते हैं। ये एक राष्ट्र की कल्पना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है। ये आपकी समझ में नहीं, आपकी नेता का समझ में नहीं आएगी। जो उनके साथ जाकर खड़े होता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो उनके साथ जाकर खड़ा होता है, या उनके साथ जाकर खड़ा, अरे रुकिए ना, जो उनके साथ जाकर खड़ा होता है, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसके, कौन सा अफजल का कातिल? सुप्रीम कोर्ट।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर खड़े होते हैं। ये है एंटी इंडिया स्टैंड राहुल गांधी का। ओके, राहुल चलिए गांधी मुझे एंटी इंडिया। ओके, मुझे एक और ब्रेक लेना है। दूसरे ब्रेक का वक्त आ गया अशोक जी। उम्मीद करूंगा दूसरे ब्रेक में आप मुझे वो भेज देंगे नृपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू, क्योंकि पहले ब्रेक में नहीं आया। दूसरे ब्रेक के बाद उम्मीद आर्टिकल आ जाएगा, उम्मीद करता हूं इस ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विकी भैया जब भी आते हैं नई खबर लाते हैं। पता है बाइक इंश्योरेंस में कितने पैसे लगते हैं? कितने? नहीं कराने पर जो चालान कटेंगे ना, उससे भी कम। फिर मम्मी बोली, अरे अभी तो रिन्यू करवाया है, चल बेटा मेरे को घर तक छोड़ दे। लोग कट गया चालान। कहीं आपका चालान ना कट जाए तो लीजिए इंश्योरेंस। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ये वाला दिखाना। गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया, मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना, रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, राहुल की नीति देश विरोधी राजनीति, ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है, खतरा बन गया। राहुल गांधी इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक जी को दिखा दीजिए, मैं उनके आर्टिकल का इंतजार कर रहा था। यहाँ तो वो अरे अच्छा, तो मुझे जानकारी मिली कि वो अशोक यादव जी जो हैं वो फिलहाल नहीं हैं। मैं तो उनके आर्टिकल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आर्टिकल तो आया नहीं। अशोक जी गायब हो गए। करण जी, क्या कौन सा आर्टिकल, कहाँ ढूंढने गए? किसी, मुझे लगता है नेशनल आर्काइव की लाइब्रेरी में चले गए वो आर्टिकल लेने, नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू लेने। उन्होंने कहा इस मैदान में एक ही अशोक रह सकते हैं। तो उन्होंने आपके लिए मैदान छोड़ के वो भाग गए यहाँ से, इसलिए ढूंढने गए आर्टिकल। मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है भावावेश में आके उन्होंने, अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन भावावेश में आके उन्होंने कह दिया नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यू दिया था, मैंने गोलियां चलवाई। अब ये फैक्ट नहीं है भाई। फैक्ट तो मैं कह रहा हूँ ना, फैक्ट हम लोग लेके बैठते हैं। आप देखिए, मैंने जो कहा था ना, ये मेरे पास प्रोग्रेसिव अलायंस का पूरा उनकी वेबसाइट से लिया। इसमें भारत की 2 ही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अब आप सोचिए, जो भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की जो कंपनियां हैं, इनको कंपनियां कहूंगा, संस्था भी नहीं कहूंगा, उसमें कांग्रेस और ये जो है समाजवादी पार्टियां क्या कर रही हैं उसमें? क्या उसमें क्या आपका एजेंडा है? निखिल बोलिए। अशोक जी, ये FADPL वाली चीज पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी वेबसाइट पे, और जो ये पूरी चीज आई थी इस पे बहुत सारे सवाल उठे थे, तो मैं दोबारा उस पंडोरास बॉक्स पे नहीं जाना चाहूंगा। मेरा एक आपके दर्शकों को बस छोटी सी बात पॉइंट आउट कर दूं। जब मैंने हमारे भाजपा के प्रवक्ता RP साहब से ये पूछा कि इनकी दिल्ली सरकार में मजिंदर सिंह सरसा
भिंद्रन वाले आतंकवादी खालिस्तानी का महिमा मंदन करने वाले व्यक्ति क्यों हैं? बिल्कुल अभी तक जवाब नहीं है। और ये तो सर कभी कांग्रेस में भी नहीं थे, इसका तो जवाब दे दीजिए। पहले भी आपको इस डिबेट पे जवाब दे चुका हूँ। सर आपने बिट्टू जी पे जवाब दिया, आपने सिरसा साहब पे जवाब नहीं दिया। दो आपने भारत सरकार में भी खालिस्तानी रखे हुए हैं, दिल्ली सरकार में भी। सुनिए एक मिनट, बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए निखिल, इसके लिए मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। ये सवाल जरूर पूछिए। ऐसे लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए तो पहले उनसे ये कहना चाहिए कि आप अपने पूर्व बयान के लिए माफी मांगिए, उसके बाद एंट्री। ये मेरा निजी स्टैंड है। लेकिन सर अब इसके लिए कौन कहेगा? सर गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवादी, भारत का विरोधी, भारत के खिलाफ जो है भारत में, वो जो है राहुल गांधी की लाइन को एंडोर्स कर रहा है और राहुल गांधी उसके खिलाफ एक शब्द क्या? राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी कि पतवंत पन्नू को बोलते हुए पन्नू अपना मुंह बंद रख, भारत के बारे में तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है? ये राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन राहुल गांधी ने भी ऐसा नहीं किया। उनको भी बड़ा मजा आ रहा था कि पन्नू उनकी लाइन को टो कर रहा है। तो सर ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी तकलीफ देती हैं। अशोक यादव जी मिल गया आर्टिकल क्या? मुझे लगा आप आर्टिकल ढूंढने गए थे। अमृतपाल सिंह ने भी उनकी लाइन को टो किया था। अमृतपाल सिंह ने मैंने आपको भेज दिया। जंगल चलता है तो जंगल के सारे मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। मतलब ये नहीं है कि बताइए आपने मुझे व्हाट्सएप। अच्छा ओके, अशोक यादव जी ने मुझे व्हाट्सएप किया तो उनका व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ मैं, उसको देख लीजिए। एक मिनट, अशोक यादव जी का व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ। अशोक यादव जी ने मुलायम सिंह डिडंट ऑर्डर फायरिंग ऑन अयोध्या। अच्छा ये एक मिनट, क्या है ये एक यूट्यूब लिंक भेजा सर आपने, कोई आर्टिकल नहीं है। और ये क्या नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू है जो आप कह रहे हैं? जी अच्छा, ये नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू है। अच्छा ओके। आप इसको सर देखिएगा, निवेदन है, मैंने इसको पूरा देखा, देख के ही बोला। नहीं सुनिए सर, ये 24 मिनट का इंटरव्यू है। अगर मैं इस इंटरव्यू को देखने बैठ गया, ठीक है ना, तो 24 मिनट का इंटरव्यू है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं सर, दावे के साथ कह रहा हूं। रुकिए, ये 24 मिनट का, अशोक जी 24 मिनट का इंटरव्यू देखने के बाद मैं आपसे जरूर बात करूंगा। लेकिन करण वर्मा ने एक सवाल उठाया था, अगर मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था तो उन्होंने चुनावी सभा में यह दावा क्यों किया कि मैंने 16 कार सेवक मरवा दिए और भी मरवा देता? फिर ये क्यों नहीं, मुलायम सिंह यादव ने क्यों नहीं बोला कि नृपेंद्र मिश्रा ने 16 कार सेवक मरवा दिए? क्यों नहीं बोला नृपेंद्र मिश्रा? अशोक देखिए, अशोक जी अभी आप चुनौती दे रहे थे कि कोई इंटरव्यू हो तो आप भेजिए। मैं तो अभी भी चुनौती दे रहा हूं सर। अब आप नया सर, मैं अभी भी मैं अभी भी चुनौती दे रहा हूं। 24 मिनट का इंटरव्यू है ये। 24 मिनट आप मुझे खबर दिखाइए ना। आप 24 मिनट का इंटरव्यू भेज रहे हैं कि मैं पूरा इंटरव्यू देख करके बता दूं? अरे कोई बाइट होगी तो बाइट भेज दीजिए, 2 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं 24? उतना समय नहीं अशोक जी, सुनिए नहीं कि मैं उसमें उतना कट करके आपको दूं, आप उसको देख लीजिएगा सर। नहीं, मैं बिल्कुल देखूंगा, मैं बिल्कुल देखूंगा। और आपका अगले जिस प्रोग्राम में आप जुड़ेंगे उसमें आपका ये जो इंटरव्यू भेजा इसका भी फैक्ट चेक मैं कर दूंगा। करण वर्मा बोलिए। आपका वेलकम सर, वेलकम। अशोक जी, जब माननीय अशोक जी जो समाजवादी पार्टी से हैं, इन्होंने जब कहा था, मैंने छूटते ही एक बात कही थी कि अगर ये था भी, एक सेकंड के लिए इनकी बात मान लूं, तो मुलायम सिंह यादव ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने 16 मरवा दिए थे, मैं 30 मरवा देता हूं? मैंने इसका लिंक आपको भेज भी दिया है अशोक श्रीवास्तव जी, मैंने अपना लिंक आपको तुरंत भेज दिया है। अपने जन्मदिन पर, पहले तो अपनी बहू की रैली पे, फिर अपने जन्मदिन पे 22 नवंबर 2017 को डंके की चोट पे कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया और मैं दोबारा कहता हूं मैं एक करवाता। यानी मुलायम सिंह अपने होशो आवाज में ये बात कह रहे हैं, ये मैंने करवाया। चलिए, यानी उनको रत्ती भर भी इस पे कोई रिग्रेट नहीं है। ओके, चलिए, आज मेरे पास झड़ी लगी हुई है। करण वर्मा जी ने मुझे ये आर्टिकल भेज दिया है जिसमें मुलायम जस्टिफाई फायरिंग ऑन कार सेवक्स। मुलायम सिंह ने का जो फायरिंग हुई उसको जस्टिफाई करा है और कहा है कि हाँ मैंने मरवा दिए इतने, ये मेरे पास। तो मैं फैक्ट चेक तो चलो हाथों हाथ हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन मुझे हैरानी होती है ना कि अचानक से कोई सनातनी बनने लगे, तो इसलिए ये सब चीजें। आज का ये विषय नहीं था कार सेवकों पर गोली चलाना, लेकिन अचानक से जो लोग मंदिर का जिंदगी भर विरोध करते रहे, जिनके सांसद कहते हैं कि भारत में शरिया कानून लागू होना चाहिए, वो अचानक कहने लगे सनातनी बन जाए और सनातन का पक्ष लेने लगे, तो इस तरह के सवाल उठने लाजमी है। लेकिन आज के लिए समय इतना ही है, फिर बात करेंगे। लेकिन ये 24 मिनट का इंटरव्यू सुनकर मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।